किसी कांग्रेस वाले से बुला करके पूछिए कि नेहरू जी के बारे में है कुछ मालूम, कहेगा राहुल गांधी जिंदाबाद। अपनी अच्छाई वो स्वयं नहीं बताते हैं, बुराई तो बताने के लिए है। कौन? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयं की सेवा करते रहते हैं। इतना झूठ कि पुराना देश क्या था वो पता ही नहीं था। नया फिर जो करे वो जो मन करे वो बता दीजिए, जो मन करे वो गिना दीजिए। और इनकी झूठ बोलने की जो काबिलियत है, माने एक से बढ़ करके एक हीरा है। पात्रा को देख के दुखी मत होइए, एवरेज प्लेयर है वो, उसे बड़ा आदमी है। ऐसा क्या हुआ कि मनमोहन सिंह जी खराब हो गए और मोदी जी अच्छा हो गए? मनमोहन सिंह इज द पर्सन who has started the neoliberal design. He is the main architect. तो मनमोहन सिंह खराब कैसे हो गए? ऐसा क्या हुआ? एक लेवल के बाद कांग्रेस वेलफेयरिज्म को पूरी तरह से छोड़ नहीं सकती है, उसमें बहुत पाप है, मैं उसको डिफेंड नहीं करने जा रहा हूं। लेकिन एक पॉइंट के बाद पूरी तरह से वो वेलफेयरिज्म से अपने आप को डिपार्ट नहीं कर सकता है। क्यों? तो फिर जिस लेगेसी के चलते आज वो कांग्रेस है, उस लेगेसी का क्या करेगा? गांधी को मारने का आरोप राइट विंग पे, और गांधी को जिंदा नहीं रखने का आरोप कांग्रेस पे। दिखाने के लिए भी यदि गांधी को जिंदा रखना है तो आप वेलफेयरिज्म से पूरी तरह से कैसे डिपार्ट कर सकते हैं? जो फ्रीडम स्ट्रगल की लेगेसी है, उस लेगेसी को आप कंप्लीटली कैसे गिव अप कर सकते हैं? इसलिए मनमोहन सिंह देर से ही सही इस देश में सिखों से माफी मांग लिए। मोदी जी कभी भी मुसलमानों से माफी नहीं मांगेंगे, हमसे लिखवा लीजिए इस बात को। अब सवाल यह है कि मोदी जी आए क्यों? मोदी जी को अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था। कितना बार ये कोशिश की है कि एक बार देखाएं, दिया ही नहीं। और जब दे दिया तो कहते हैं यहीं रहने दो, अच्छा लगता है, कौन देश जाएगा। ऐसा क्या हुआ कि वीजा ही नहीं, तो उसको तो आप लोगों का पासपोर्ट होगा ब्लू कलर का, उनका लाल कलर का बना है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बना होगा। कैसे? तो मैं यहाँ पे उस वक्त भी हम में से बहुत सारे लोग, अन्ना जी का जब आंदोलन हुआ था ना, तो बोले थे कि जेपी का दूसरा आंदोलन हो रहा है। जेपी का जब पहला आंदोलन हुआ था तब भी दुनिया में कुछ हो रहा था, और जेपी के पहले आंदोलन के बाद ही इस देश में नव उदारवाद की शुरुआत हुई थी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। नई शिक्षा नीति, नई आर्थिक नीति, सब कुछ नया हो गया था। अब फिर से नया हो रहा है, बस याद दिला रहे हैं आपको। न्यू इंडिया, ये ओल्ड क्या था, उससे न्यू अलग क्या होगा? पहले ओल्ड तो समझ लें, इसमें न्यू क्या होगा। अन्ना जी के आंदोलन में सबसे पहले स्वयं अन्ना जी ने कहा कि इस देश को मोदी जैसा प्रधानमंत्री का जरूरत है। याद कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा अगर हम फैक्ट गलत बोल रहे हो। जनरली हम बोलते नहीं है, क्योंकि मेरा झूठ बोल करके कोई पॉलिटिकल एम्बिशन प्राप्त करने का प्लान नहीं है। सबसे पहले अन्ना जी ने देश में लिया, और विदेश में कहां नाम लिया गया? न्यूयॉर्क स्ट्रीट में, कि मोदी जैसा व्यक्ति भारत की इमर्जिंग इकोनॉमी को लीड कर सकता है। और फंडिंग हुई, मोदी जी के नाम पे फंडिंग नहीं हुई थी, कांग्रेस को गाली देने के लिए फंडिंग हुई थी। और एंटी कांग्रेसिज्म इस देश में होना बहुत स्वाभाविक बात है। कोई पार्टी अगर इतने समय से रूल करेगी तो उसकी अगर अच्छाई है तो उसकी बुराई भी होगी। अच्छाई वो स्वयं नहीं बताती है। अब हमको नेहरू जी से क्या लेना देना? नेहरू जी की अच्छाई हम लोग बताते रहते हैं, गांधी जी की अच्छाई हम लोग बताते रहते हैं। किसी कांग्रेस वाले से बुला करके पूछिए कि नेहरू जी के बारे में है कुछ मालूम, कहेगा राहुल गांधी जिंदाबाद। अपनी अच्छाई वो स्वयं नहीं बताते हैं, बुराई तो बताने के लिए है। कौन? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयं की सेवा करते रहते हैं।
इतना झूठ कि पुराना देश क्या था वो पता ही नहीं था। नया फिर जो करे वो जो मन करे वो बता दीजिए, जो मन करे वो गिना दीजिए। और इनकी झूठ बोलने की जो काबिलियत है, माने एक से बढ़ करके एक हीरा है। पात्रा को देख के दुखी मत होइए, एवरेज प्लेयर है वो, उसे बड़ा आदमी है। अब देखिए, जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों को कहता है टुकड़ा टुकड़ा गैंग, और हमको कहता है, हमको, मेरे घर में दर्जन से ज्यादा परिवार में लोग आर्मी की नौकरी करते हैं और हमको कहता है कि हम आर्मी के खिलाफ हैं। दूसरा, मेरे ननिहाल में अभी वो मर गए हमारे वो नाना, तो मेरे नाना के जो भाई हैं उनको फ्रीडम फाइटर का पेंशन मिलता था। और मैं उस फैमिली से आता हूं, एक्सटेंडेड फैमिली, जिसके कांग्रेस के उस जिले में, मैं जिस जिले से आता हूं, कांग्रेस के भी फाउंडर उस परिवार से, मेरा ताल्लुक जिस परिवार से है, और कम्युनिस्ट पार्टी के भी फाउंडर उस परिवार से। ये उस वक्त का पॉलिटिकल कल्चर था। लेकिन बहुत आसानी से एक परसेप्शन क्रिएट किया गया, वही जो मैं आपको कह रहा हूं कि न्यू टूल का कैसे इस्तेमाल किया गया और न्यू इकोनॉमी की क्या जरूरत थी। हालांकि इस प्रोजेक्ट में वो फेल होंगे, कंप्लीटली फेल होंगे। जरूरत ये थी कि मनमोहन सिंह बोले कि भैया इससे ज्यादा नहीं, मैं कितना कराओगे भाई, कितना जान लोगे। 90 से लेकर के एग्रेसिवली जो है इस देश में हम न्यू लिबरल पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप क्या कहते हो कि बैंक भी बंद कर दें, डाकघर भी बंद कर दें, रेलवे चलाना बंद कर दें, पार्लियामेंट बंद कर दें, तो सरकार क्या करेगी? फिर सरकार होगी किस बात के लिए? और इस कॉन्ट्राडिक्शन के बाद कहा कि हमको नया आदमी चाहिए, और उस नए आदमी का नाम अमेरिका में लिया गया। और अमेरिका की फंडिंग से जो आंदोलन यहां शुरू हुआ, एंटी मनमोहन सिंह मूवमेंट। अब यहां तो आपको बीजेपी को क्रेडिट देना पड़ेगा कि कांग्रेस के समय का जो कैग था, विनोद राय थ्योरी, वो भी कांग्रेस के खिलाफ था, और बीजेपी के समय का जो कैग है वो भी कांग्रेस के खिलाफ है। तब भी लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये खेल है। थोड़ा सा इंसान यदि लॉजिकल हो जाए तो इस बात को समझ लेगा कि जब कांग्रेस सरकार में थी तो इस देश की बदहाली के लिए वो जिम्मेवार थे, और जब बीजेपी सरकार में है तब भी इस देश की बदहाली के लिए वही जिम्मेवार है। जब ये विपक्ष में थे और कोई हमला होता था तो ये सरकार पे हमला करते थे, आज सरकार में है तब ये विपक्ष पे हमला कर रहे हैं। ऐसे डेमोक्रेसी चलती है। और ये सब चीज हम लोग खरीद रहे हैं। ये सब चीज हम लोग क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि हम भी परसेप्शन के शिकार हैं। क्योंकि हमको जिस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम नहीं समझ पा रहे हैं। इकोनॉमी जिस तरीके से ऑपरेट हो रही है उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। नतीजा क्या होता है? मान लीजिए अगर आपको किसी रूम में बंद कर दिया जाए तो आप दीवारों को धक्का मारेंगे ना, निकलने का रास्ता तलाशेंगे ना, लेकिन रास्ता तो दिखेगा नहीं। वही सिचुएशन इस देश के यूथ के साथ हुआ है कि उसको कोई अल्टरनेटिव ही नहीं दिख रहा है। उसको लग रहा है, क्योंकि वो इसी एजुकेशन सिस्टम में वो ट्रेंड हुआ है कि इस देश की बदहाली के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। इस एजुकेशन सिस्टम में वो ट्रेंड हुआ है। ये जो अभी 283 जीते हुए हैं, 100 से ज्यादा तो कांग्रेस ही हैं उसमें से, जो बीजेपी के एमपी बने हुए हैं वहां जाकर के। क्योंकि पिताजी कांग्रेसी थे, स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जो एथिक्स थे, मल्टीकल्चरलिज्म। आप दुखी होते होंगे, हमको भी बुरा लगता है जब गाली देता है, तो फिर लगता है चलो शब्द ही तो हैं। कौन सा जो है वो गाली मेरे शरीर में आकर के लग गया है, तो शब्द ही तो हैं। लेकिन वो जो वर्चुअल वर्क है वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। आपको मजाक लगता होगा इस बात का, आप इंजीनियरिंग करके 15,000 की नौकरी पाने की गारंटी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अगर बहुत बढ़िया झूठ बोल सकते हैं। और मजेदार बात सुन लीजिए, दुष्यंत की कविता चिपका देता है, पास की कविता चिपका देता है किसी कम्युनिस्ट को ही गाली देने के लिए। यह बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और गाली देने का एक रोजगार है, एक एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है। वो
उसके लिए सेंटर खोले जाते हैं अलग अलग शहरों में। अभी आप देखेंगे चुनाव आएगा, फिर से सेंटर खुल गए होंगे। बकायदा एक मोबाइल दिया जाता है, 10,000 रुपया दिया जाता है, जिनका काम है कि आप कुछ लोगों को डिफेम कीजिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत में बहुत सारे अंतर विरोध हैं, लेकिन एक मामले में यूनिटी है, गाली में। वहां जो प्रोग्रेसिव है उसको भी वही गाली मिल रही है कश्मीर में, जो गाली कन्याकुमारी में प्रोग्रेसिव है उसको मिल रही है, सेम कंटेंट के साथ। अब बताइए, कहता है वामपंथी कीड़ा, अगले ही पोस्ट में कहेगा तुम लोग तो खत्म हो गए। तो खत्म हो गए तो गाली क्यों दे रहे हो? जब हम हैं ही नहीं इस दुनिया में, तो फिर इतना सीरियसनेस किस बात का? हमको बोला एक दिन टीवी स्टूडियो में एक पत्रकार, अच्छा टाई वाई लगाए हुए था, कि आप लोग तो खत्म हो गए हैं। हम बोले हाँ, मेरी आत्मा बैठी हुई है, भूत बैठा हुआ है। खत्म हो जाती है कोई विचारधारा, उसका मूल्यांकन इस आधार पे होगा कि आप पार्लियामेंट में हैं कि नहीं है। इस बात पे होगा कि उस डिस्कोर्स में दुनिया के नए सवालों को शामिल किया गया है कि नहीं शामिल किया गया है। और नया सवाल यह है, पॉलिटिकल अल्टरनेटिव यह है कि नियो लिबरल डिजाइन पे चल करके जो अभी का है, आप इस इकोनॉमिक क्राइसिस से नहीं निकल सकते हैं। मैंने रसगुल्ला खाते खाते आप डायबिटीज को ठीक कर लेना चाहते हैं, ये कैसे संभव होगा? विज्ञान और तर्क के विरुद्ध है ये। बाजार का एग्रेसिवनेस मार्केट और इकोनॉमी की डाइवर्सिटी को खत्म कर रहा है। और इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, कैसे सरवाइव करेगा इतना बड़ा जो डिमांड और सप्लाई का कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाएगा। आपके यहाँ शादी में पंजाब में भी अब लोग कोका कोला पीते होंगे, हमारे यहाँ भी पीते हैं, कितना भी आप हमको पिछड़ा मान लीजिए। क्यों? क्योंकि मार्केट ने मोनोपोली एस्टेब्लिश कर दी। बिहार में भी लोग सत्तू पीना बंद कर दिए, और पंजाब में भी लोग धीरे धीरे लस्सी पीना बंद कर देंगे। और हम गए एक बार, जो है हमारे एक परिचित हैं यहाँ पे, हम बोले बड़ा खुश हुए कि पंजाब आए हैं, लस्सी पिलाइए। तो बोले हम लोग खुद ही पीना बंद कर दिए। बोले अरे यार, ये तो जो है तुझे देखा तो ये जाना सनम फिल्म टाइप का अनुभव हो रहा था, यहाँ आए हैं तो सब कुछ बदल गया है, बदला बदला आसमान। ये क्यों है कि मार्केट जब प्रोडक्ट की डाइवर्सिटी को मार देगा, उसकी मोनोपोली, तो टीवी स्टूडियो में डाइवर्सिटी रह जाएगी। कैसी बातें करते हैं? जो प्रचार आएगा, सीरियल देखते हैं वो, कोई भी टीवी पे आता है अलग अलग सीरियल, कोई सा भी उठा लीजिए, सीरियल कम प्रचार ज्यादा आता है। तो वो जो गैप में एड्स आते हैं, वो एड्स मूल बात है, आपका इंटरटेनमेंट मूल बात नहीं है। और वो एड का जो मूल उद्देश्य है बाजार का, अब आप न्यूज चैनल को देखिए, बकायदा छोटा सा, जैसे नहीं होता है शर्तें लागू, ठीक से चश्मा से दिखेगा नहीं, दिखेगा भी नहीं कि कंडीशन अप्लाई भी लिखा हुआ था। गए दुकान पे तो बोला अरे अम्मा कहाँ आ गए, इसमें तो ये करना पड़ेगा भाई, इसमें तो यार मोटा मोटा अक्षर में ये लिखा हुआ है, तब वो दिखाएगा अम्मा ये भी तो है कंडीशन अप्लाई। अब न्यूज चैनल पे बकायदा एडवर्टाइजमेंट चलता है, तो टीवी स्टूडियो का डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगा। और टीवी स्टूडियो का डाइवर्सिटी खत्म हो जाए तो डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी के बेसिस पे होगी। और जब डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी नहीं होगी हिंदुस्तान में, तो डेमोक्रेसी होगा, वही मोदी राज होगा। कोई हिंदू राज नहीं बन रहा है, ये मोदी राज है। और मोदी राज और हिंदू राज का ये फर्क है कि हिंदू राज में तो कम से कम कहने के लिए ही सही, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये बात होगी। मोदी राज में सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि सारे के सारे स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को बंद करो, पूरा का पूरा मार्केट जो है वो मोनोपोलिस्ट के हाथों में हवाले करो, उससे चंदा लो, चुनाव जीतो। ये है नेक्सस। और आज देखिए कितना मजेदार हो रहा है इस देश में। जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी वो बन गए देशभक्त, और जिन्होंने दिए अपने जान इस देश के लिए वो बन गए देशद्रोही।
शबाना आजमी के पिताजी कौन हैं? कैफी आजमी। कैफी आजमी कौन है? इस देश के साहित्य के इतिहास में कोई कैफी आजमी के योगदान को भुला सकता है? और आज शबाना आजमी से लोग देशभक्त होने का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। ये बात है। फैज अहमद फैज कौन है? फैज अहमद फैज को दुनिया का बेहतरीन शायरों में से एक कहा जाएगा। उनकी बेटी को दिल्ली में नहीं बोलने दिया। किसने? जो अंग्रेजों के साथ चाय पे चर्चा कर रहे थे। इस देश को के कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफिशियली जिन्होंने अपोज किया, वो आज किसको देशद्रोही बता रहे हैं? नेहरू के बाल बच्चों को, खुद नेहरू को। ये हालात कैसे पैदा हुए? ये हालात इसलिए पैदा हुए, समाज बदल गया, अहम विचारधारा लेकर के चौराहे पे ही खड़े रह गए। समाज जब बदलेगा ना, वो अपनी विचारधारा भी बदल लेगा। आपके विचारधारा बदलने का इंतजार समाज नहीं करेगा। इसलिए अब भी दुखी मत होइए, समाज को बदलते हुए देखिए और उसके हिसाब से आप अपने भी विचार बदल लीजिए। और आज के समय में अगर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमको यह समझना चाहिए, जब पुरानी संरचना नहीं बची है ना, तो पुराना स्ट्रेटजी भी काम नहीं करेगा। जब पुराने विश्वविद्यालय नहीं बचे हैं तो पुराना स्टूडेंट यूनियन भी नहीं आप बना सकते हैं। जब पुरानी फैक्ट्रियां नहीं बची है तो पुराना ट्रेड यूनियन भी नहीं बनेगा। और नए समाज की नए मुहावरों को जब तक नए लेखक अपनी लेखनी में शामिल नहीं करेंगे, तब तक कोई नया साहित्यिक आंदोलन भी नहीं खड़ा होगा।